हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडी। अभिकथन यानी कि असर्शन, तर्क यानी कि रीजनिंग आधारित प्रश्न। अभिकथन और तर्क आधारित प्रश्न है ये। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। अब यहाँ प्रश्न कैसे आएंगे, हमारे पास दो बातें कही गई होंगी, एक को हम अभिकथन कहेंगे, एक को हम तर्क कहेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर इन प्रश्नों को उत्तर दें। अब देखिए, पहले अभिकथन में क्या कह रहे हैं वो, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको अपरिमेय संख्याएं बतानी चाहिए कौन सी हैं। अगर हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा दें, सभी संख्याओं, इनमें केवल 10 परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय, 90 अपरिमेय। अब प्रश्न क्या आता है, अपरिमेय कौन सी हैं, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे √1 है, ये परिमेय है, √4 परिमेय है, √9 परिमेय है, √16, √16 के बाद 25, √36, √49, √64, √81 और इन सब का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है। ठीक है ना, इन सब का जो है पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। बाकी और कोई भी लेंगे, √2, 3, 5, ये सब जो हैं अपरिमेय संख्याएं। पहली बात इनकी सत्य होगी, आपको ये अपने मन में ध्यान रखना है। अब दूसरी बात देखते हैं, यदि a एक अभाज्य संख्या है तो √a एक अपरिमेय संख्या। अब आपने क्या ध्यान रखना है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय होता है, उनका वर्गमूल नहीं निकलता। ठीक है ना, आपने क्या ध्यान रखना है, जितनी अभाज्य संख्याएं, या कोई सी भी अभाज्य संख्या ले लो, एग्जांपल देख तो मैं आपको बताता हूँ। अब अभाज्य संख्या 2 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता। अभाज्य संख्या 3 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता। अभाज्य संख्या 5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता। अभाज्य संख्या 11 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता। अब जितनी जिनके भी सबके वर्गमूल निकलते हैं, सब भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, यानी कि अभाज्य संख्या होगी का वर्गमूल अपरिमेय संख्या, यानी कि दूसरी बात भी इनकी सत्य है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन क्या क्या है। अभिकथन ए तथा तर्क आर दोनों सही हैं, और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अब अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। अभिकथन ए सही है, तर्क आर गलत है। अभिकथन ए गलत है, परंतु तर्क आर सही है। हमारे पास तो दोनों सही है, और जो तर्क है, रीजनिंग है, असर्शन की सही व्याख्या करता है। इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन ए को चुना है, और आंसर हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अभिकथन ए परिमेय संख्या है, और तर्क क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट नहीं है। और दूसरा, की संख्या इस प्रकार की लिखेंगे वो परिमेय है। अब देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांक, जितनी भी पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं, ये वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती है। ये बिल्कुल गलत है, सभी के नहीं होते। ठीक है ना, ये बात इनकी असत्य है, और ये बात इनकी सत्य है। अब इस वाले ऑप्शन में तो दोनों सही बता रहे, यहाँ भी दोनों सही बता रहे। इन्होंने लिखा अभिकथन ए और तर्ककार दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं अभिकथन ए और तर्ककार दोनों सही हैं, तो ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। पहली बात ठीक है इनकी, दूसरी बात गलत है। अभिकथन ए सही है, परंतु तर्क आर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी को हम यहाँ टिक करेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए दिया हुआ है, √p एक अपरिमेय संख्या है जहां p एक अभाज्य संख्या है। मतलब अगर कोई भी अंडर रूट वाली संख्या है, अगर वो अपरिमेय है तो p अभाज्य है। क्या ये संभव है? नहीं संभव है। देखिए हम करके बताते हैं आपको।
हमने 8 एक एग्जाम्पल लिया। अंडर रूट 8 अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता, परंतु 8 जो है भाज्य संख्या है। 8 तो भाग हो जाती है ना, 2 से भाग हो जाती है, 8 4 से भाग हो जाती है। ये बात इनकी गलत होगी, ठीक हो गया ना। प्रत्येक अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या, ये बात इनकी ठीक है। कोई सी भी अभाज्य संख्या लेंगे, उसका वर्गमूल जो है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन होगी, देखिए पहली बात गलत है, दूसरी सही है। यहाँ दोनों सही बता रहा, यहाँ भी दोनों सही बता रहा, और यहाँ पर क्या बता रहे हैं वो, कि पहली बात सही दूसरी गलत, जबकि है क्या, पहली बात इनकी गलत है और दूसरी बात इनकी सही है। तो ऑप्शन डी हमें यहाँ पर सही आंसर के रूप में पड़ेगा, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए दो संख्याओं का HCF, ठीक है, महत्तम 5 है और उनका गुणनफल 150 है। अब यानी कि A इंटू बी 150 दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है 5। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं गुणनफल यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 5। अगर इसको हम कट करें कितना आएगा 50, कितना आएगा 50, परंतु इन्होंने क्या बोला है 150, इसका मतलब पहली बात इनकी गलत होगी। इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक P और Q के लिए HCF PQ, यानी कि अगर PQ का HCF निकालें और LCM निकालें, उनका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये बात इनकी सत्य है, पहली बात असत्य, दूसरी बात सत्य। अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं, नहीं सही नहीं है ये दोनों। अभिकथन ए और तर्क दोनों सही हैं, नहीं ये भी सही नहीं है। अब उन्होंने कहा अभिकथन सही है, नहीं अभिकथन हमारा क्या है गलत है, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगा, अभिकथन ए गलत है परंतु तर्क आर सही है, ठीक है ना। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें टीचर कुछ भी क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। देखिए अभिकथन है 510 और 92 का HCF 2, 510 और 92 का LCM 23,460 है। अब तर्क क्या है, HCF, किसी दो संख्याओं का HCF और LCM का जो गुणनफल होता है उस संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए हम यहाँ हमें 510 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब 2 और ऐसे बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आपकी बुक के ही हैं और ये 3 से जाएगा, ये 17 है, यानी कि 2 3 5 और 17। 3 लिखना था मैंने गलती से, ठीक है। और इसी तरह 92 के बनाएंगे, 2 46 आएगा, फिर 2 और ये 23। अब आप देख रहे हो कॉमन इसमें केवल एक है, ठीक है, तो HCF 2 है, ये बात तो इनकी सही है। अब LCM निकालना है, LCM कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अपॉन HCF, इसको 2 से कट किया 46 आ गया, और 510 को 46 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको आप अपने हिसाब से करना, मैं अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर रहा हूँ। बिल्कुल 23,460 आएगा। अब इनकी देखिए पहली बात भी ठीक हो, पहली बात ठीक होगी कि LCM जो है उसका 23,460 है, और तर्क में बोला कि HCF और LCM बराबर है फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। आपको ये याद रखना है, फार्मूला ऐसे दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो इनकी दोनों बातें सही हैं, दो बातें सही हैं। और पूरा तर्क दिया हुआ है, पहले अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन देखिए कौन सा चुनोगे, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं, और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं, परंतु तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है ये, क्योंकि यही फार्मूला लगा के हमने यहाँ पर LCM निकाला है। तो ऑप्शन ए हमें यहाँ टिक करना होगा और ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही आंसर होगा। अगले में देखिए वहां पर भी इसी तरह का प्रश्न है। अभिकथन है 26 और 91 का लघुत्तम 13 है। अब निकाल के देख लेते हैं लघुत्तम। 26 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुना 13, और 91 के फैक्टर क्या होंगे 7 गुना 13।
ठीक, अब 13 दोनों में कॉमन है, का जो लघुत्तम है 13 आएगा क्या? नहीं आएगा। 13 लघुत्तम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लघुत्तम तो का 13 गुना 2 गुना 7 आएगा। ये तो हमारे पास महत्तम है। ठीक है ना? ये क्या होता है महत्तम? आपको इस तरह वो परेशान करेंगे, इस तरह थोड़ा पजल करने का प्रयास करता है उसमें एग्जामिनर आपको। यहाँ पर ये इसका महत्तम नहीं है, तो पहली बात इनकी गलत होगी। अब 26 के गुणनखंड 2 और 13, 91 गुणनखंड 7 और 13 के प्रमुख गुणनखंड हैं। तर्क तो इनका ठीक है, परंतु अभिकथन इनका गलत है। हमें ऑप्शन डी यहाँ आंसर के रूप में चुनना होगा। ठीक है, अगर यहीं पे वो इसको लघुत्तम की जगह महत्तम कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, अभिकथन ए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है। और तर्क क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए 7th क्वेश्चन में देखिए, अभिकथन ए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या हो। कुछ कीजिए, हमने 2 प्लस √3 किया, कल क्या है? अपरिमेय है। यानी कि रैशनल और इरेशनल का जो सम है वो हमेशा इरेशनल होता है। ये बात इनकी सत्य है। अब वो कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या हो। बिल्कुल गलत बात है। अगर परिमेय संख्या शून्य हो, अगर परिमेय संख्या शून्य है और इसको हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये शून्य हो गया, ये भी परिमेय बन गया। ठीक है ना? ऐसा तभी पॉसिबल है जब परिमेय संख्या शून्य ना हो, तो हम ये स्टेटमेंट पूरी ठीक नहीं बोल सकते। यहाँ बोलते हैं वो, देखिए ऑप्शन ए में अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं। नहीं, सही नहीं है। अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं, ये भी सही नहीं है बात। अब ऑप्शन में देखिए, अभिकथन ए सही है परंतु तर्क आर गलत है। और तर्क आर गलत है, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर एक परिमेय संख्या शून्य होगी, किसी भी अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई होके परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है ना? अब आपने क्या ध्यान रखना, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। अगला देखिए, अभिकथन ए, समुच्चय ए 0 1 3 4 एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी? 1 3 4 नेचुरल नंबर तो ये होते हैं ना, इनमें जीरो तो होती नहीं। पहली बात ही इनकी क्या होगी? असत्य होगी। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याएं सदैव एक से प्रारंभ होती हैं, बात इनकी ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं, तर्क तो ठीक है, परंतु यहाँ फिर जीरो क्यों है? का मतलब अभिकथन ए गलत है और तर्क आर सही है। ऐसे में हमें ऑप्शन डी को आंसर के रूप में चुनना होगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं पर इस प्रकार की किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले में देखिए, अभिकथन, यदि m गुना 42 बराबर है 242 गुना 549 हो तो m का मान 549। और तर्क क्या है, इसका रीजनिंग क्या है? m इंटू एन इज इक्वल टू एन इंटू एम वास्तविक संख्याओं का क्रम विनिमय नियम प्रदर्शित करता है। ये 8वीं में सारे नियम दिए हुए हैं आपको, 8th की बुक में सारे हैं, एनसीईआरटी में। ये हमारा क्रम विनिमय नियम है और इसी कारण जो है m यहाँ 545 आएगा। दोनों संख्याएं वही होंगी, सीधी हो गई। ठीक है ना? एक आगे होगी एक पीछे होगी। क्या हो गया कि हमारा अभिकथन ए भी सत्य है, आर भी सत्य है, दोनों बातें सही हैं। और तर्क जो आर है, अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए हमें। ठीक है, अगले में देखिए, अभिकथन ए, संख्या 5 रेज टू पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती जहां n कोई प्राकृतिक संख्या। अब n कोई नेचुरल नंबर यानी कि 5 रेज टू पावर 5, 5 हो जाएगा। 5 रेज टू पावर 2 25, फिर 5 आएगा। 5 रेज टू पावर 3, यानी कि 5 की पावर भी कर दें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखें, तो आपका यूनिट प्लेस पे जो है इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। ये बात बिल्कुल सही है, शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक हो गया। अब अगले में क्या बोलते हैं वो, 10 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं और 5। है ना? अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन से हैं? 2 और 5, ये बात भी इनकी सही है।
परंतु अब हम क्या ध्यान रखना, 5 रेज टू पावर n, अब 5 रेज टू पावर n में हमें 10 का कोई यहाँ पर नहीं है। बातें तो दोनों ठीक है, परंतु तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करते। ठीक है ना, तो हमने ऑप्शन यहाँ कौन सा चुनना होगा, ऑप्शन बी। ये बात तो इनकी ठीक है कि 10 के गुणनखंड 2 और 5 होते हैं, परंतु 5 रेज टू पावर n का जो हम पावर निकालेंगे उसमें हमने 10 का तो यूज ही नहीं है। ठीक है, तो अभिकथन तो हमारा और कर्क दोनों सही है, परंतु तर्क जो है अभिकथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार के दोस्तों हमें प्रश्न यहाँ पर करने को मिलेंगे। अगले में देखिए, अभिकथन ए 22,338 वह छोटी से छोटी संख्या है और 657 से विभाज्य है। हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल के देख लेते हैं इनका। अगर एलसीएम 2233 आता है तो ये बात हमारी सत्य हो। यहाँ पर हमें एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे अध्यापक ने, कि आपका एग्जामिनर है, ने आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का गुण भी जान लिया आपसे, और लॉजिक है वो भी जान लिया। देखिए अब ये 12 और 6 18 3 पे गया, 3 6 3 एकम 3 और 27, फिर 3 पे गया 3 7 21। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 3 और यानी कि 9 हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन एचसीएफ, और 9 तिया 27 9 का 36। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 657 को 7 चौका 28 का 8 हंसी लगा 2, पाई का 2 हंसी लगा 2, 6 चौका 26, 7 तिया 21 का 1 हंसी लगा 2, 15 और 7 हंसी लगा 1, 18 और 1 क्या आ गया 3 3। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम है वो 22,338 ही आ रहा है। इनकी पहली बात हमारे पास सत्य हो। उन्होंने कहा 306 और 657 का गुणनफल 22,338 है, बिल्कुल गलत है। ऐसा तब पॉसिबल है जब इनमें कोई एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या तो है नहीं क्योंकि इनका एचसीएफ 9 है। जब एचसीएफ 9 है तो इनका गुणनफल 22,338 नहीं हो सकता। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ चुनिए, ऑप्शन क्या है, अभिकथन ए तो सही है परंतु तर्कार गलत है, तो हम इसको यहाँ पर ऑप्शन सी चुनेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए, दो संख्याएं ए और बी का गुणनफल 2890 है, का एचसीएफ 17 और एलसीएम 450 है। अब आपने क्या करना है, 450 और 17 को मल्टीप्लाई करके देख लो। 17.85 का 5 अस्सी लगा 8, 17 चौके 68 और 8 कितने हो गए 73। अब आप क्या ध्यान कर रहे हो, का गुणनफल ए और बी है। हमने क्या बताया था फार्मूला, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये बात इनकी असत्य होगी, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, लघुत्तम और महत्तम, लघुत्तम महत्तम से सदैव बड़ा होता है। ये बात इनकी ठीक है, परंतु ये बात इनकी गलत है। अभिकथन ए गलत है और तर्क आर सही है। दोस्तों हमने यहाँ 10-12 प्रश्न लिए थे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में आने हैं। अब केस स्टडी के बड़े जो 4 नंबर के क्वेश्चन है वो देखिए वो किस प्रकार के आएंगे। संख्याओं पर एक परियोजना बनाई, जहां उन्होंने वास्तविक संख्याओं पर घातांक नियमों और विभाज्यता की क्षमता से समझाया है। उन्होंने अपनी परियोजना के अंत में नीचे सूचीबद्ध कुछ प्रश्नों को भी शामिल किया है, का उत्तर दें। n के किस मान के लिए 4n शून्य पर समाप्त होगा। अब 4n शून्य पर कब समाप्त होगा आपने कैसे देखना है, 4(1) 4, 4(2) 6, 4(3) करेंगे। अगर इकाई का अंक देखेंगे 4 चौके 16 4 आएगा, ठीक है ना, सॉरी 6 चौके 4 आएगा। और अगर 4(5) करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौके 16, ये शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना, क्या बताया हमने आपको, ये शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि आप 4 का कितने भी पावर करोगे या तो वो 4 आएगा या वो 6 आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यह है पर समाप्त नहीं होगा। अगले में देखिए, यदि a धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है, धनात्मक परिमेय, पॉजिटिव भी है और परिमेय भी है, रैशनल भी है, और n धनात्मक पूर्णांक है, एक से बड़ा है। n क्या है, एक से बड़ा है। n जो है एक से बड़ा है। n के किस मान के लिए a रेज टू पावर n एक परिमेय संख्या है? अब a रेज टू पावर n, अब ये धनात्मक परिमेय संख्या है a, ठीक है। अब आपने क्या ध्यान करना, इन्होंने पूछा है किस मान के लिए a रेज टू पावर n परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या ये तभी बनेगी जब ये से बड़ी होगी। अगर ये 0 हो गया, मान लो 0 रेज टू पावर n हो गया, गड़बड़ हो गया काम। ये परिमेय संख्या जो है हमारे पास a रेज टू पावर n जो है वो परिमेय संख्या नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तभी पॉसिबल है जब n की पावर n जो है एक से बड़ा होगा। और सभी पावर्स के लिए, सभी संख्याओं के लिए जहां पर n की पावर एक से बड़ी होगी, तब संख्या जो है वो परिमेय संख्या। ठीक है, अगले में देखिए, प्रत्येक 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक 3 से विभाज्य है। हमने बताना ये सही है या गलत है। अगर हम 3 धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं क्रमागत, 5 6 7 ले लो, या 11 12 13 ले लो, से भी ले सकते हैं आप। इनमें से कम एक संख्या 3 से जरूर भाग होगी। ठीक है, ये बात हमारी सत्य होगी, सही है ये। ठीक है ना, ये हमेशा जो है ये 3 क्रमागत अगर हम संख्याएं लेंगे तो उनसे एक संख्या 3 से डिवाइड जरूर हो जाए। अगला देखिए, यदि n विषम पूर्णांक है, अब इन दोनों में ऑप्शन है, ध्यान रखना आपने, इनमें से दोनों में से कोई से का एक का आंसर देना है। यदि n कोई विषम पूर्णांक है, n कोई विषम पूर्णांक है, n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा? अब आपने कैसे ध्यान रखना, आप कोई सी भी एक विषम संख्या ले लो। यहाँ आप विषम संख्या ले सकते हैं, एक ले लो या 3 ले लेते हैं, चलो। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8, 8 से भाग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप 5 ले लो, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, ये आ जाएगा 24, 24 भी 8 से भाग हो जाएगा। तो आपने क्या ध्यान रखना, यानी कि कोई भी अगर विषम पूर्णांक हम n की जगह लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा 8 से डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक संख्याओं पर एक एक कक्षा गतिविधि में छात्र को डिब्बे में से एक संख्या कार्ड चुनना होता है, और यदि यह शेष कक्षा के लिए परिमेय संख्या नहीं है तो उस पर प्रश्न बनाना होता है। पहले कुछ छात्रों द्वारा उठाया गया नंबर कार्ड नीचे दिए गए। अब जो नंबर कार्ड दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन बताने हैं। रमेश ने अंडर रूट 8 उठाया और उसका सवाल था कि अंडर रूट 8 के बारे में कौन सा सही उत्तर है? क्या ये प्राकृतिक संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, या इनमें से? सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, ऐसी वर्गमूल वाली करने वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या का ऑप्शन बी है यहाँ पर सही आंसर हो। ठीक है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या। अब देखिए, राजेंद्र ने नंबर कार्ड उठाया, उनका सवाल था इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अंडर रूट 5 है, अब किसी के साथ भी गुना होगा या जमा होगा किसी संख्या के साथ, उसको अपरिमेय बना देगा, ये इरेशनल हो गया। अंडर रूट 7 ये भी अपरिमेय है। अब अंडर रूट 9 जो है अपरिमेय नहीं है। अंडर रूट 9 का तो वर्गमूल निकल जाता है और इसका वर्गमूल 3 आएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, ये 8 आ गया। अब 8 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, का मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर है। अगले में देखिए, गीतांजलि ने अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 10 उठाया। अब अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 10 डैश है। अब कैसी संख्या है ये? अपरिमेय। कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब कमलेश ने 1/अंडर रूट 5 उठाया, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, इस प्रकार जो है आपसे अलग अलग प्रश्न आएंगे। बहुत इजी है ये, पर थोड़ा सा अगर समझोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह आपको साइंस के भी केस स्टडी के क्वेश्चन है वो मिलेंगे, परंतु आप अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 10वीं के छात्रों के पढ़ने के कौशल को बढ़ाने के लिए में राजेश को कक्षा में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया। कक्षा 10वीं के दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 बच्चे हैं और सेक्शन बी में 36 छात्र हैं। कक्षा पुस्तकालय के लिए आप कम से कम कितनी पुस्तकें प्राप्त करेंगे ताकि उन्हें सेक्शन ए और सेक्शन बी के छात्रों के बीच समान रूप से वितरित किया जाए। अब इस प्रकार के जब कम से कम की बात आ जाए वितरित करने की, तो आपने क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकाल लेना। अब ये 2 to the power 5 फैक्टर आएंगे इसके, और इसके आएंगे 2 to the power 4, सॉरी, और 3 to the power 2। अब अगर इसके हम एचसीएफ निकालना चाहें, एलसीएम निकालना चाहें, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 to the power 5 और 3 to the power 2, यानी कि 32 गुना 9। अब कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 है, सिलेगा एक 27 और एक 28, यानी कि 288 हमें पुस्तकें कम से कम लानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना कि इसमें क्या निकालना हमने। यहाँ पे इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके एचसीएफ यानी कि महत्तम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो, एचसीएफ 32 और 36 कितना होगा, यानी कि 32 और 36 का हमने एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन है, यहाँ 2 to the power 5 है, यहाँ 2 to the power 4 है। अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 to the power 2, दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, अगले में देखिए 36 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। अभी मैंने ऊपर भी लिखे थे 36 के अभाज्य गुणनखंड, 2, 4, ये 12, ये 36, यानी कि 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इसके अभाज्य गुणन। और इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है, P और Q धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, क्या है ये, धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसा कि P इज इक्वल टू AB² और Q इज इक्वल टू A²B, जहाँ A और B अभाज्य संख्याएं हैं। एलसीएम P और Q किसके बराबर होगा, अब एलसीएम निकालना तो किसके बराबर होगा, AB² और Q क्या है, A²B। अब A की मैक्सिमम पावर कितनी है, स्क्वायर, यहाँ 2 ले लिया, B की बड़ी पावर कौन सी है, 2 को भी ले लिया, एलसीएम हो जाएगा B², A² और B²। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, A² और B²। देखिए, गणित प्रदर्शनी आयोजित आयोजित की जा रही है और आपका एक मित्र एक गुणनखंड वृक्ष का नमूना बना रहा है। उसे कुछ कठिनाई होती है और दर्शकों के लिए एक प्रदर्शनी को पूरा करने में आपकी मदद मांगता है। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष का निरीक्षण करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब पहला प्रश्न क्या है, x का, देखिए पहला प्रश्न है x का मान क्या होगा। अब ये इसके अगर दोनों फैक्टर हैं, x का मान किस तरह आएगा, इन डिवाइड करके, यानी कि 13,915 को 27,835 से डिवाइड करना। अब डिवाइड करने का तो आपको आना चाहिए, पहला अंक 2 है, यहाँ 13 है, क्या करेंगे, इसको 6 से भाग कर गुणा करके देख लेंगे। 18 का 8 बन नहीं रहा है, देखो ज़्यादा है या कम है, कुछ अलग ही है। और अगर ज़्यादा करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि पहला अक्षर ही नहीं मिल रहा। आप इसको 5 से कर लेते हैं, 3 पंजे 15 का 5 ऐसे लेगा 1, 40 और 1 41 का 1 ऐसे लेगा 4, 35 और 4 49, 35 और 4 39 का 9 चलेगा 3, 10 और 3 13, यानी कि यहाँ डिवाइड करके क्या आ जाएगा, कितने पे जाएगा ये मेरे पास, 5 पर। ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, अब इन्होंने कहा 27,783। अब 2,783 अगर एक फैक्टर इसका तो 53 है, तो दूसरा फैक्टर कितना होगा। ये भी तरीका यही है हमारे पास, हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अब देखिए पहला अक्षर 2, यहाँ भी 2, 1 पर चला जाएगा, 53, 8 में से 3 गए 5 और ये आया 2, और ये बच्चा फिर 3, फिर 1 पे चला गया। ये फिर उन्होंने पूछा y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। अब उन्होंने फिर पूछा 253 के फैक्टर अगर बनाएंगे 23 से अगर भाग करने पर हमारे पास क्या संख्या आएगी।
23 से कम 23, फिर भी 11 आ गया। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू भी 11 आ रही है और y की, सॉरी, z की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ 11 आ रही है। ठीक है, ये तो हमारे पास दोनों संख्याएं 11 आ रही है। इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी 11 आ गई, इसकी 11 आ गई। अगले प्रश्न में उन्होंने पूछा है 13,915 के फैक्टर क्या होंगे। अब आपने यहीं से उठा लेने। अब 13,915 के फैक्टर क्या आ गए? 5, तो ये बना। फिर 11, ये बना। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा 11, ये बना। ठीक, और एक ये 23। फैक्टर बन गए 5 गुना 11 की पावर 2 गुना 23। इस प्रकार इसके हम गुणनखंड भी बता सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं, समझ में आ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक शैक्षणिक संगठन द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है जहां पर विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित में प्रतियोगिताओं की संख्या क्रमशः 60, प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बिठाना है। वह सभी एक ही विषय के हैं, इसलिए प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अब प्रतिभागी जो है वो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, 60 है, 60 के फैक्टर बना लेते हैं। 4 और ये 12, 12 पंजे 60। और 84 के क्या फैक्टर बनेंगे? 2 से भाग करेंगे 42 आ जाएगा। फिर 2, फिर आया 21, 4 और 4 तिये 12, 12 सत 84। और 108 के क्या फैक्टर बनेंगे? 2 और फिर आया 54, फिर बचे 2 और फिर 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 36 तिया 108। ठीक, अब हम देखिए एचसीएफ में क्या आ गया हमारे पास। एक ये 2 आ जाएगा, एक ये कॉमन फैक्टर है, एक ये 2 आ जाएगा, एक ये कॉमन फैक्टर है, एक ये 3 आ जाएगा। यानी कि अधिकतम जो है हमारे पास संख्या है वो 12 होनी चाहिए। ठीक है, क्या बताया? प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12। आयोजन के दौरान कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखिए, बड़ा अटपटा प्रश्न है, मैं बिल्कुल आपको इजी वे में समझाता हूँ। देखिए, कमरों की संख्या क्या होगी? 60, 80 और 108। अब कमरे कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे? हमने क्या करना है, 12-12 के मान लीजिए हमने सेट बनाए, 5 कमरे यहाँ लग गए। 12-12 के सेट बनाएंगे, 5 कमरे यहाँ लग गए, 12 पंजे 60, बाकी बच्चे 24 रह गए। और यहाँ पर भी हमने 12-12 के निकाल दिए, 12 पंजे 60 और बाकी हमारे पास कितने रह जाएंगे यहाँ पर? 48। ठीक, इसके 12-12 के फिर 2 कमरे लग गए। अब इसके 12-12 के 2 कमरे इसके साथ लग गए, बाकी कितने बच गए? 24। 24 लोग बच गए, 24 के फिर 2 कमरे लगाने पड़े। कमरे कितने हो गए? 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 2 21, 21 और 2 17 और 2 19, 19 और 2 21। टोटल कमरे कितने हो जाएंगे? 21। बड़ा मैंने अजीब से देखो तरीके से आपको समझाया है कि एक विषय के अधिक से अधिक 12 बैठा सकते हैं हम। तो हमने 5 कमरों में तो 12-12 लोग सभी बैठा दिए। ठीक, में से जो बाकी बचे 24 रह गए, वो मैंने इधर रख दिए। अब अगला जो कमरा आया 15 कमरों के बाद 16वें कमरे में, 16वें कमरे में जो 60 वाले लोग थे वो तो खत्म हो चुके थे। अब इन दो विषयों के रह गए, 12 इस विषय के डाल दिए, 12 इस विषय के डाल दिए हमने। तो दो कमरे यानी कि जो और 17वां कमरा था हमने ये डाल दिए। अब उसके बाद हमारे पास बच कितने गए? 24। 24 के फिर हमने 2 कमरे बना दिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास कमरे कितने हो जाएंगे? 21। अगला देखिए, इसका लघुत्तम निकालना है। 60, 84 और 108 का तरीका क्या है इसका? 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1 पावर 2, 3 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1। क्या बनेगा? 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 3। मैक्सिमम पावर देखनी होती है लघुत्तम के लिए, 2 रेज टू पावर 2 आ गया। टी की मैक्सिमम पावर क्या है? 3, वो ले लिया। 5 भी ले लिया और ले लिया। क्या बन जाएगा? 2 टू द 4 आ जाएगा 27 इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 पंजा 20 का बन गया 14, 14 सत्ते 98, बच गए 8, 9, 14 दूनी 28 और 9 37, यानी कि 3780 जो है इसका लघुत्तम आ जाएगा।
अब उन्होंने कहा महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल क्या होगा। अब महत्तम और गुणनफल, महत्तम कितना है और गुणनफल कितना है, ये 12 है और ये हमारे पास 3780 है। यहाँ इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए 1780 12, 12×8 = 96, लगा 9, 1284 और 9 93, 3 बचा 9 और 36 और 9 45, ये 45,360 इसका आ जाएगा लघुत्तम और महत्तम। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें केस स्टडी में मिलने हैं। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।